चंद्रशेखर जोशी और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उन खबरों की बात करते हैं जो प्रमुख तौर पर अभी तक की बड़ी बड़ी खबरें हैं। तो आइए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि केंद्र सरकार की ओर से कोविन ऐप को लेकर एक बड़ा खंडन किया गया है और स्थिति साफ की है। दरअसल कोविन ऐप से डेटा उल्लंघन की एक खबर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि कोविन टीकाकरण पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने वाले भारतीय नागरिकों की जानकारियां सार्वजनिक हो गई हैं। बताया जा रहा था कि इस उल्लंघन ने न केवल सामान्य व्यक्तियों बल्कि प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को भी प्रभावित किया है। तो इस खबर का खंडन किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से झूठी खबर है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नितेंद्र, क्या कुछ कहा है सरकार ने? नितेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो हम अपने संवाददाता नितेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम आपको बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोविन ऐप से डेटा लीक हो गया है। यानी कि कोविन ऐप, वो ऐप जो भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो टीकाकरण अभियान चला था, उस टीकाकरण अभियान में इस कोविन पोर्टल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पोर्टल के द्वारा लोग टीकाकरण करवाते थे और साथ ही साथ लोगों को टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी मिलता था। पूरी दुनिया में इस पोर्टल ने अपनी पहचान बनाई थी और आज ये खबर आई जिसमें कहा गया, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और दूसरे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कोविन ऐप से डेटा लीक हो गया है। यानी कि जो भी आपने अपनी जानकारी इस कोविन ऐप में डाली है वो डेटा लीक हो गया है, वो सार्वजनिक हो गया है, ये कहा जा रहा था। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। सरकार ने इसका खंडन किया है। सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नितेंद्र, बताइए क्या कुछ सरकार ने कहा है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये पूरी तरीके से आधारहीन खबर है और शरारतपूर्ण खबर है और किसी तरीके से डाटा लीक नहीं हुआ है और पूरी तरीके से जो कोविड है वो सुरक्षित है। और चूंकि इसमें देखिए, समझने की बात है, कोविड में आप क्या डालते हैं? सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और एड्रेस डालते हैं। इसके अलावा कोविड कुछ भी नहीं मांगता है। तो ये तमाम जानकारी आपकी कैसे इसमें आ सकती है? और वो भी ओटीपी आधारित है सूचना। आप अगर मान लिया आप कोई किसी काम के लिए लॉगिन करते हैं कोविड में, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है और जब आप ओटीपी नंबर डालते हैं तभी आपको वो एक्सेस करता है। और ये इस तरीके से सुरक्षा के तरीके अपनाए गए हैं। तो जो जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है कि काफी कुछ डिटेल जानकारियां कई प्रमुख विपक्षी पार्टियों के या प्रमुख लोगों के लीक हुई है, टेलीग्राम एक ऐप है उसके उस पर, ये पूरी तरीके से आधारहीन है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो बिल्कुल कोविड है वो काफी फुलप्रूफ है। और इसके अलावा इसमें वेब एप्लीकेशन में फायरवॉल, एंटी-डीडोस, ठीक है नितेंद्र, तो सरकार की ओर से कहा गया है कि ये इस तरह की जो भी खबरें हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये सरकार की ओर से बताया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर हम चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है बिपरजॉय से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साइक्लोन बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए चक्रवात के संबंध में एक अलर्ट जारी किया है। तूफान वर्तमान में उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 15 जून को दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान के निकटवर्ती तट को पार करने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। इसके 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर ये उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और सौराष्ट्र और कच्छ को पार करेगा। 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच के तटों को पार करने की इसकी संभावना है, जहां हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट,
जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट शामिल है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम ने गुजरात, दमन और दीव के मछली पकड़ने वाले समुदाय, नाविकों और हितधारकों को आवश्यक सावधानी और सुरक्षा उपाय करने की सलाह देने के लिए उन तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय तटरक्षक इकाइयां समुद्र में जहाजों के लिए नियमित एडवाइजरी भी जारी कर रही हैं। साइक्लोन को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिक से हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने खास बातचीत की। इस वक्त सीवियर जो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन है बिपरजॉय, उसके बारे में किस तरीके से कहां पे वो लैंडफॉल, सर हमने देखा कि आईएमडी ने बहुत सटीक एक तरह से प्रेडिक्शन किया है। 6 तारीख से हम देख रहे हैं कि उसका प्रेडिक्शन चल रहा है और जखौ पोर्ट पे 15 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं लैंडफॉल। ये आप लोगों का प्रेडिक्शन इस वक्त? करेक्ट है। वो जो है जखौ जो पोर्ट है कच्छ कोस्ट में और उत्तर पूर्व जो अरब का समुद्र है वहां लैंडफॉल करेगा 15 तारीख की नून। ओके, सो ये जो है विंड स्पीड रहेगा 125, 135 गस्टिंग टू 145। सो इनकी लैंडफॉल जो है रहेगा सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ओके, सो अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और जो एक बेसिकली एक लेवल नीचे आ जाए, एक्सट्रीम सीवियर से वेरी सीवियर कैटेगरी। वेरी सीवियर आएगा 15 तारीख सुबह। या अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो जगह है कच्छ और सौराष्ट्र का पूरा इलाका है, वहां पे क्या क्या आप लोगों ने अभी तक वार्निंग इशू किया है? कलर रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट कहाँ पे? अभी जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग रेड कलर किया है मेनली 15 तारीख, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगा। 14 नाइट से शुरू होगा तो 15 तारीख सुबह से ऑलमोस्ट रेड कलर अर्ली मॉर्निंग इट इज इम्प्लीमेंटेड। एंड जो डिस्ट्रिक्ट है मेनली देवभूमि द्वारका है, कच्छ है, पोरबंदर है, जामनगर है और ये जो जखौ एयरपोर्ट वो भी मतलब कंप्लीटली टू बी केप्ट इन द सेफ्टी। सो वी आर गिविंग, वन इज दैट वेरी हाई रेनफॉल मोर देन 200 millimeter for 24 hour on 15th, and second is that because 125 kilometer per hour wind will be there, so there will be some storm surge. So because of that flash flood may be also. So we have given red color all these, ये जो एरिया है जो फ्लैश फ्लड का कारण से प्रभावित हो सकता है, इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो पोरबंदर, जामनगर और जो मरवी और उसके साथ साथ मेन जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और देवभूमि द्वारका है, इसको लाल कलर रेड कलर में हम लोग रखा है 15 तारीख के लिए। और धीरे धीरे ये जो सिस्टम है इसका रेमिनेंट जो है धीरे धीरे उत्तर पूर्व जाएगा, मतलब राजस्थान के इस साइड हम देख सकते हैं। तो राजस्थान के इस साइड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट करा पाकिस्तान के होके पाकिस्तान होके, तो ये एरिया जो है रेन होगा लेकिन विंड नहीं होगा राजस्थान में इतना। मेनली जो कोस्टल एरिया है जो मैंने बताया सौराष्ट्र एंड कच्छ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां रेड कलर है। भी जो विंड स्पीड है वो तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो 165 से 175 और रीचिंग टू 195 है। और जो हमारा एरिया है उत्तर पूर्व अरब का खाड़ी है और इवन आसपास वाला केंद्रीय जो पूर्व केंद्रीय समुद्र है वो 340-350 किलोमीटर के दूर में है। सभी को मालूम है कि गुजरात कोस्ट या महाराष्ट्र से दूर है, वहां बहुत सारा ऑयल प्लेटफॉर्म, ऑयल रिग रहता है और बहुत सारा शिप ऑपरेट करते हैं, स्मॉल बोट करते हैं। तो सारा कार्रवाई है कि ये जो एरिया है फ्री रखा जाए, ये लोगों को मैक्सिमम सेफ्टी में रखा जाए। और अगर कोई लोग उसमें रह गया तो उनको सेफ्टी जगह पर लिया जाए। और कोस्टल एरिया जो है वहां भी बहुत लोग काम करते हैं सो इसीलिए सारा एक्शन है कि जो विंड हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट एक खुला एरिया है, तो ऐसे नहीं कि जो स्टॉर्म सर्ज आएगा, फ्लैश फ्लड होगा तो उसमें लोग कहीं वी आर वर्किंग ऑन जीरो कैजुअलिटी। एनडीआरएफ टीम है वो जखौ जो पोर्ट है वहां ऑलरेडी इन एक्शन एक्चुअली, तो हम ऑलरेडी जो लैंडफॉल पॉइंट दे चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास टाइम है, तो इसलिए उसका एडवांटेज लेते हुए कि सारा जो एरिया है वो सेफ्टी रहे और जो कैजुअलिटी जो है ऑलमोस्ट नील रहे। ये थे सीनियर साइंटिस्ट आर.के. चेन्नामणि जो बता रहे थे कि ह्यूमन कैजुअलिटी नील करने की पूरी कोशिश है। जो इस तरीके से जो पूरा प्रेडिक्शन है इन लोगों का कि जिस तरीके से पूरा का पूरा साइक्लोन का जो रूट है उसको मैपिंग की गई है, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इन सबको बोला गया है। और जो पूरा जो तटवर्ती इलाका है वहां पे भी एक तरह से आईएमडी ने एडवाइजरी इश्यू की है इसके लिए। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वहीं गुजरात के द्वारका में चक्रवात बिपरजॉय का असर शुरू हो गया है। द्वारका में भड़केश्वर के पास चक्रवात के कारण समुद्र के किनारे एक विशाल चट्टान गिर गई। चट्टान गिरने से किसी हताहत की कोई खबर नहीं है। और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात और केंद्र सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। वहीं आज कच्छ में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने इससे निपटने के लिए बैठक की।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है जिसमें एनडीआरएफ के लोग भी मौजूद थे। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधाकर दास जुड़ रहे हैं दिल्ली से, साथ ही साथ हमारे साथ कौशिक कंटेचा कच्छ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में हुई हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है इस बैठक में? बिल्कुल चंद्रशेखर, दो अहम बैठकें दिल्ली में हुई है। सबसे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय बैठक हुई जिसमें एक आप कह सकते हैं होलसम रिव्यू किया गया तैयारियों की। पीएम मोदी की तरफ से भी कई निर्देश दिए गए। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, एनडीआरएफ हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, जो सीनियर ऑफिसर्स एनडीएमए के वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो काफी अहम बैठक, पूरा उनको प्रेजेंटेशन दिया गया इवैक्यूएशन प्रोसेस की, अभी क्या स्थिति है, किस तरह से उसको काम को कंप्लीट किया जा रहा है, जो आवरली अलर्ट है या फिर 24/7 मॉनिटरिंग की क्या कुछ व्यवस्थाएं। पीएम मोदी ने निर्देश दिया सीधे तौर पर प्रयास ऐसा हो कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, तो इस बात के लिए प्रयास किया जाए। तो इसके लिए केंद्र की जो एजेंसीज हैं राज्य के साथ पूरी तरह से तालमेल में काम करे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 24/7 की अवस्था में जो लगातार मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, जो कंट्रोल रूम्स है वो लगातार एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, वो लगातार काम करते रहे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है क्योंकि आशंका है कि जो पावर, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उसको नुकसान हो सकता है, तो मेंटेनेंस का काम चलता रहे। उसको साथ ही साथ अगर नुकसान होता है तो रिस्टोरेशन मिनिमम टाइम में हो सके, इसके लिए कोशिश की जाए। जो मानव है उनके साथ साथ अगर एनिमल्स हैं तो उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ध्यान दिया जाए। तो ये तमाम निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। उनको जानकारी भी दी गई कि ऑलरेडी जो 15 टीम्स हैं एनडीआरएफ की वो डिफरेंट लोकेशंस पे तैनात हो चुकी है। 15 और टीम्स को स्टैंड बाय पर देश के 3 अलग अलग राज्यों में रखा गया है जो शॉर्ट नोटिस पर पहुंच सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की भी मीटिंग हुई, उसमें गुजरात के चीफ सेक्रेटरी ने उनको इन्फॉर्म किया है कि जो इवैक्यूएशन जो वातावरण जो बना है, माहौल जो मौसम बना है उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं बारिश जो कुछ हिस्सों में हो रही है लगातार। ठीक है सुधाकर, जैसा कि आप बता रहे थे कि एनसीएमसी की भी मीटिंग हुई है, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है पूरा इन इलाकों के साथ और केंद्र का कोऑर्डिनेशन? देखिए, पीएम मोदी ने जो निर्देश दिए थे उसके बाद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये कैबिनेट सेक्रेटरी इसको चेयर करते हैं। उसमें चाहे होम सेक्रेटरी हो, डिफेंस सेक्रेटरी हो, जो सीनियर ऑफिशियल्स है पूरे गवर्नमेंट सेटअप में, एनडीएमए हो, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आईएनबी मिनिस्ट्री, तो जो सारा एक कह सकते हैं कि एक सरकार के रूप में सारी एजेंसीज काम करे, उसके लिए बैठक। उसमें गुजरात के चीफ सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी, होम सेक्रेटरी भी जुड़े थे। तो एक पूरी तरह से पूरी स्थिति के बारे में उन्होंने ब्रीफ किया। फिर ये भी जानकारी सामने आई कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इसके अलावा कोस्ट गार्ड हो, उनकी टीम्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। डिफरेंट इलाकों में उनको तैनात किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत अपना काम शुरू कर सके। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि आम लोगों को जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। ये एक स्पष्ट निर्देश पीएम से मिले निर्देश के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने गुजरात सरकार को कहा है कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द लैंडफॉल से पहले किसी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए। इसके अलावा जो रीस्टोरेशन के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, खासतौर से कम्युनिकेशन लाइन और पावर ट्रांसमिशन लाइन, उसको जरूरत पड़ सकती है, तो उसका बहुत ध्यान रखा जाए। इमरजेंसी में मेडिसिन की व्यवस्था हो या पीने के पानी की व्यवस्था हो, उसको स्टॉक पाइल अगर करना है तो उसकी व्यवस्था, तो वो तमाम चीजें हो सके। तो मुझे लगता है कि कल भी एक बार फिर से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी की बैठक होगी, तो फिर आज जो निर्देश मिले उसके मुताबिक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं उसका रिव्यू किया जाएगा। ठीक है कौशिक, ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो आम लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाए, आम लोगों को बताए कि क्या कुछ करना है, आम लोगों को क्या कुछ कदम उठाने हैं, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
बात की जाए तो गुजरात सरकार और केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है, और स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन को जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश मिलते आ रहे हैं उस प्रकार से आगे कार्रवाई की जा रही है। कोस्टल इलाकों की बात की जाए तो वहां पर कोई पैनिक ना हो, साइक्लोन को लेकर वो भी ध्यान रखा जा रहा है। तो शेल्टर होम बनाए गए हैं कि कोई भी जो स्थानांतरित की जो पोजीशन में आना पड़े तो लोगों को काफी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। वहां पीने के पानी से लेकर खाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, जो भी सेंट्रल एजेंसीज है, इवन इंडियन नेवी, उनका भी लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ उनके साथ संपर्क बनाए हुए स्थानीय प्रशासन की उनकी मदद ली जा सके, जहां तक जिस हद तक ली जा सके इस हद तक। और बात की जाए तो एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स बताई जाती है, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो कच्छ में 4 टीमें तैनात हैं और किसी भी परिस्थितियों के सामने जो कम से कम हताहत के साथ इस जो साइक्लोन आ रहा है उसके सामने लड़ा जाए, इस तरीके की तैयारियां, दिशा निर्देश जो है प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। और अगली खबर की ओर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हो रही G20 देशों की विकास मंत्रियों की बैठक संबोधित किया। वीडियो संदेश के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कोई भी देश पीछे ना छूटे। Development is a core issue for the global south. The countries of global south were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करके ही सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। As we redouble efforts to rescue the SDGs and offer relief to those most in need, we also need to speak of the revival and reform of institutions and systems which will deliver on these goals. Reforming the global governance architecture and reviving global decision making to be more representative are fundamental for building a future where truly no one is left behind. Such efforts will facilitate development models wherein no region, no country and no individual will be left behind. These efforts will enable human-centric globalization without creating climate crisis or debt crisis. आइए वाराणसी चलते हैं। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरिकेश बहादुर से अभी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो G20 विकास मंत्रियों की वहां पर बैठक चल रही थी, ये बैठक अब समाप्त हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन किया गया और उसमें ये बताया गया कि ये बैठक समाप्त हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई गई उसमें ये बताई गई कि भारत ने वहाँ पर जो कुछ भी तथ्य वहाँ पर सामने रखे, उन तथ्यों पर एक जितने भी इसमें सदस्य देश हैं सब सहमत हो गए हैं। कई सारे तथ्यों की वहाँ पर बात आई थी, जिसमें डेटा को शेयर करने की बात आई थी विकास के लिए, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात वहाँ पर उठाई गई थी कि ग्लोबल साउथ में जिस तरह से असर पड़ा है खासकर महामारी के बाद, और जिस तरह के संकट दुनिया में है, युद्ध का संकट है, दूसरे संकट हैं। हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए। हरिकेश, ये बैठक समाप्त हो गई है। कुछ देर पहले महत्वपूर्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री की ओर से की गई और उसमें कहा गया कि भारत की ओर से जो कुछ वहां पर तथ्य रखे गए बिना किसी विरोध के वो सब स्वीकार कर लिए गए हैं। तो काफी सफल रही ये बैठक। जी बिल्कुल,
जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और विदेश मंत्री जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे काशी में खास तौर से विदेशी जो हमारे मेहमान हैं उनको लाया गया है जो है, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि काशी में जो यह रखा गया, जो भारत की तरफ से जो संदेश देना था वो सफल रहा। और जैसा कि आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के विदेश मंत्री ने खुद जिक्र किया कि जो प्रतिनिधि आए हुए थे उन लोगों ने गंगा आरती का जिक्र उनसे सुबह आज किया, जो गंगा आरती उन्होंने देखी है। और प्रधानमंत्री ने भी अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब जो प्रतिनिधि आए हुए हैं G20 के, उनसे ये कहा कि आपने गंगा आरती देखी, सारनाथ देखेंगे आप जो है तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही उद्देश्य था काशी में इस G20 की बैठक को कराने का। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये बैठक हुई और 2 सत्र चले इसके, यहाँ जो TFC है दीनदयाल हस्तकला संकुल में, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निष्कर्ष निकल के आया है कि भारत एक तरह से विश्व में G20 की बैठक के द्वारा और ज़्यादा मजबूत होकर और ज़्यादा निखर कर सामने आया है। शुक्रिया आपका हरिकेश, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।